गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज हम एक टॉपिक ऐसा करने जा रहे हैं जिसको लेके हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है। रिक्वेस्ट ये है कि सर हमारे बीपीएससी में अब बहुत कम दिन बचे हैं, मतलब ऐसे तो 5 महीने लगभग बचे हुए हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है। इस सेंस में हमारे पास काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो बहुत स्टूडेंट क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ये बोलती है कि क्या सर अभी भी हम तैयारी कर सकते हैं क्या। दूसरी ये बोलती है कि सर मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं लेकिन वो मोमेंटम नहीं आ पा रहा है, तो मैं कैसे अपने आप को सही राह पे लाऊं। और तीसरे वो ग्रुप होते हैं जो एकदम नए होते हैं, प्रॉब्ली वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी ग्रेजुएशन में जस्ट एंट्री मारे हैं और ये पूछ रहे होते हैं सर क्या, अभी तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि मैं भी बीपीएससी दे सकता हूं क्या। लाइक उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ग्रेजुएशन अभी हमने पास नहीं किया है तो हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारे 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इन्हीं को लेके मैं आपको ये क्लास, छोटा सा क्लास, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है, आपको छोटा सा क्लास लेके आया हूं ताकि आपको आइडिया लिख सके। तो हमारा टॉपिक इसलिए मैंने दिया है, लग जाओ जी जान से आपको 70th बीपीएससी के लिए, बिकॉज अगर आपको 70th बीपीएससी निकालना है, बिकॉज ट्रस्ट मी, देखिए मैं 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता एक्सेप्ट बीपीएससी। मे बी बीपीएससी को भी ठीक से नहीं पता होता है अंतिम समय तक कि वो कितना सीट निकालने वाला है, लेकिन एक जनरल गेस जो होता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि इस बार का बीपीएससी आपको बहुत ज्यादा सीट लेके आने वाला है। और आप लास्ट मोमेंट पे जाके अपना तैयारी करना शुरू करोगे तो वो ऑब्वियसली आपको फल नहीं देने वाला है। और फिर अगर मान लो छूट गया तो फिर आपको भी अफसोस आएगा कि यार ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है आपको। लास्ट पर ऐसा मौका मुझे लगता है आई थिंक 65 और 64 वाला बीपीएससी जो था, आप सोच रहे 6-7 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। और ये तो 6-7 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ 64 से 70 गिन रहा हूँ, लेकिन इसके बीच में 2-3 साल 4 साल ऐसे होंगे जो कि आपको एग्जाम हुए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये उस समय बहुत सीट आया था, शायद 1500 सीट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख ही लेंगे, मैं आपको डेटा शीट्स लेके आया हूँ। तो वो मौका जो है हमारे पास, ये फिर से आ सकता है, तो वैसे मौका के लिए हमें फिर से शुरू से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए लग जाओ जी जान से हमारा टॉपिक का नाम है। अब देखिए, मैं आपको ये डेटा इसलिए लेके आया हूं ताकि हम लोग एग्जैक्टली डेटा पे बात कर सके और आपको इधर उधर की बात ना कर सके। हाँ, ये 64 था, मैं 65 बोल रहा था शायद, तो 64वां बीपीएससी में आपको आया था लगभग 1500 सीट्स। अब आप समझिए उसके बाद हम लोग अब 70 पे आ गए। एक बार भी आपको ऐसा सीट्स आया है क्या? नहीं आया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम है कि अगर ऐसा सीट्स आता है, क्योंकि ना मुझे पता है ना आपको किसी को पता है कि इस बार कितने सीट्स आने वाले हैं, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि 1000 सीट्स आएंगे। इसका मैं आपको रीजन दूंगा और आप खुद मानिएगा कि हाँ शायद हो सकता है, मैं आराम से गलती हो सकता हूँ, हो सके ये 1300 आ जाए। 300 आने का तो चांस बहुत ही कम है, लेकिन हाँ शायद 600 आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा सीट्स आने वाले इतना पक्का है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अगर हम जो अपना लास्ट बीपीएससी अभी जो जिसका सब कुछ स्टेज खत्म हो चुका है, 69th वाला, उसमें देखो सीट्स कितने कम है, 346। इसमें देखो सीट्स कितने कम है, 281। तो अगर आपका लास्ट 2-3 साल से सीट्स कम जा रहा है तो इसमें आपका इकट्ठा भी तो हो रहा है बहुत सारा सीट्स जो आपको अगले बीपीएससी के लिए इकट्ठा हो रहा है। अगला बीपीएससी कौन सा आ रहा है अपना? 70th आ रहा है। इसीलिए हम लोग गेस कर सकते हैं कि आपको हाई नंबर आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन आने के लिए हम गेस कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छी बात क्या है, आपको अगर समझना है तो इस 1000 में आपको लगभग, आपको मान लो ये तो ज्यादा हो जाएगा, 200 से 300 ऐसे पोस्ट होने वाले हैं जिसके लिए आप एक्चुअली में बीपीएससी को एग्जाम देते हैं। लाइक इसमें एसडीएम और डीएसपी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है। जो इस फील्ड को जानते हैं लगभग 3-4 साल से, वो तो इस नंबर को विश्वास ही नहीं करेंगे कि इतना नंबर आ भी सकता है। लेकिन जो नए हैं उनको ये लगेगा कि इतना कौन सा बड़ा बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये बहुत ही रेयर मोमेंट है। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है कि अगर ये सीट्स आते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका मौका छूट जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे चांसेस आपको देखिए कभी फिर से नहीं मिलते हैं, ये बहुत रेयर मिलते हैं। अगर हमारा इस बार ज़्यादा चांस आता है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा टॉपिक था। अब जो बच्चे अभी भी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं,
आपको अगले बीपीएससी की, तो आपको क्या करना है, पीआरजे लाइव यूज करना है ताकि आप ये डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेल कर सको आइदर यूपी और बिहार के कोर्स। हमारा कोर्स जो है 7 मई से शुरू हो चुका है, जो कि आज का डेट है, और अभी भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, तो ऐसा नहीं कि क्लास जो छूट गया है वो छूट जाएगा। एंड देन डेफिनेटली आपको फाउंडेशन क्लास लंबा चलता है, तो उसके बाद तो आप लाइव अटेंड कर ही सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पीआरजे लाइव आपको दाबना है, तभी आपको यहाँ पे इवेंचुअली कोड कर पाओगे। तो बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं कि पूछते हैं कि ये सर कहाँ दाबना है, तो आपको देखिए मैं आज एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है कि study.iq.com के वेबसाइट पे गए, चलो वेबसाइट पे चले गए। उस वेबसाइट पे जाके हम लोग क्या करते हैं, स्टेट पीएससी वाले सेक्शन को खोजते हैं। चलो खोज लिया। अब स्टेट पीएससी पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही एक पन्ना खुलता है। इसमें आप जो भी स्टेट के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उस स्टेट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो आप बिहार ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप बिहार पे क्लिक कर दो, बिहार खुल जाएगा। ठीक है, चलो अब बिहार खुल चुका है, इसको हम लोग खोला हुआ स्क्रीन लाते हैं। ये खोला हुआ स्क्रीन मान लो इसी पन्ने में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपको दिया रहेगा कि ये आपका कोर्स रहेगा, यहाँ पे कोर्स के डिटेल्स बने रहेंगे, ठीक है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। आपको इनफैक्ट यहाँ पे एक पीडीएफ भी दिया जाता है, ताकि आप अगर कोई क्वेरी करना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि क्या इसमें बताया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पूछना है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। तो ये सब कर लीजिएगा, सब देख लीजिएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए आपसे फोन नंबर मांगा जाता है। ये इसलिए मांगा जाता है ताकि क्योंकि आप पेमेंट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे प्रॉपर्ली बात कर लिया जाए कि आप कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है। तो इवेंचुअली यहाँ पे आपसे फिर कोड मांगा जाएगा कि आप किसी टीचर का कोड डालना चाहते हैं क्या, तो वहां पे आपको PRJ लाइव डालना है ताकि आपको प्राइस जो है डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सके, आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सके। तो आई होप देखिए मैंने एकदम प्रॉपर्ली बता दिया कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हमारे टॉपिक पे आते हैं कि हमें जो बच्चे एकदम 70th के लिए एकदम फोकस्ड हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि 4-5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। अगर आप देखो तो सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारण करना है। किस चीज का लक्ष्य निर्धारण करना है कि अपना मूल्यांकन करो। अब मूल्यांकन का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको मूल्यांकन का मतलब है कि आप अभी किस स्थिति में हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इस स्थिति से हमको कहां जाना है। बिकॉज ये कैसे पता चलेगा, राइट नाउ आपको क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालो और आप उसको बनाना शुरू करो। ऑब्वियसली उसके करंट अफेयर्स आपको याद नहीं रहेंगे, वो ऑब्वियसली पिछले साल की है, लेकिन फिर कैसे उसको मैनेज करें। उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, जो बिहार स्टैटिक के क्वेश्चन है, और जो आपको साइंस के क्वेश्चन है, उसमें आप कितना गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, इस आपको आइडिया से ये पता चलेगा कि आपको इकोनॉमिक्स में कितना टाइम देना है, पॉलिटी में कितना टाइम देना है, साइंस में कितना टाइम देना है, ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है। क्योंकि इससे आपका बेसिक स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि आप हाँ अभी 10 मार्क्स वाले हो या 20 मार्क्स वाले हो या 50 मार्क्स वाले हो या 70 मार्क्स वाले हो, ठीक है, कि आपको कितना ज्यादा मेहनत करना है, ये आपको आधार यहां मिल जाएगा, ठीक है। मान लो आप एकदम कम स्कोर कर रहे हो, मतलब कि आपका यहां पे फंडामेंटल ही गलत है। अगर फंडामेंटल ही गलत है और आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में बस टीचर लोग ने बोला हुआ है कि आपको एमसीक्यू बनाना है, एमसीक्यू बनाना है, आप क्या कर रहे हैं एमसीक्यू के चक्कर में खाली यूट्यूब के नए नए वीडियो देखे जा रहे हो और नए नए मैगजीन को लाए जा रहे हो, नहीं होगा एग्जाम, कभी नहीं होगा आपका। जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस बेसिस पे आते हो। आप मान लो 50 पे आते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाँ आपका फंडामेंटल तो ठीक है लेकिन आप थोड़ा चीज भूल रहे हो। तो अभी कैसे अप्रोच करना है, तो अभी हमको रिवीजन पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वही 10 मार्क्स वाले क्या करेंगे, आपको बुक्स को ठीक से पहले पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे स्ट्रैटेजी चेंज कर गया, ठीक है। तो आप किस लेवल पे हैं इस पे कंप्लीटली। अब मान लो किसी को 70 आ रहा है, तो 70 वाले क्या करेंगे, 70 वाले सीधे बस एमसीक्यू बनाएंगे। अब देखो मैंने 3 अलग अलग लोगों के लिए कैसे अलग अलग बातें बोल दी सेम चीज के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो ये अपना सही मूल्यांकन करना इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको आइडियल गोल्स नहीं बनाना है कि नहीं मैं इस बार 200 में 150 में 140 लाऊंगा,
तो ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, सब पढ़ लूँ, करंट अफेयर का 5 मैगजीन पढ़ के चला दूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा, इतना लोड हो जाता है कि फिर आपको बेसिक मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर आता है पाठ्यक्रम को मतलब मैनेज, सही तरीके से मैनेज करना। तो इसका प्रबंधन हम कैसे करें? तो देखो इसमें क्या करना होता है कि आइडिया ये बोला जा रहा है कि हम जनरली क्या करते हैं कि लक्ष्मीकांत का बुक खोले, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अच्छा प्रेसिडेंट, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा गवर्नर, अच्छा पार्लियामेंट, चलो ये 4 चैप्टर है ना, चलो 4 चैप्टर 4 दिन, और मेरा पॉलिटी मेन मेन खत्म। ऐसे नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? देखो अभी आपने जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे तब आपको शायद पता चलेगा कि अरे मैंने प्रेसिडेंट पे सोचा था कि एक दिन में हम खत्म कर लेंगे, लेकिन मेरा तो इसी में लग गया 3 दिन। अब ये किसी का हो सके आधा दिन में भी खत्म हो जाए, किसी का 3 दिन में खत्म हो, सब स्टूडेंट के कैपेबिलिटी पे। आइडिया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शुरू में ही अपने गोल को मत बनाओ, फिर वो टूटता है तो फिर आपका पढ़ाई का रिदम टूट जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस चैप्टर उठाओ और पढ़ना ईमानदारी से शुरू कर दो, और फिर आप जितने देर में इसको कंप्लीट करते हो तो आपको अपना आधार पता चलता है। अच्छा मैं एक चैप्टर को लगभग हम 6 घंटे में खत्म कर ले रहे हैं, तो इस हिसाब से इस चैप्टर को भी मैं 3 घंटे में खत्म कर लूंगा, इस चैप्टर को शायद मैं 12 घंटे में कर लूंगा। तो ये पहले आधार को आप निर्धारित करो, निश्चय करो, उसके बाद अपना प्लान बनाना शुरू करो। वो चीज अगर सीधे करोगे कि पॉलिटी को 6 दिन में खत्म कर देना, अरे कैसे, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कैसे खत्म कर दोगे यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे ये पूरा कहानी का अगर समरी मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, स्मॉलर गोल्स। स्मॉलर गोल्स आपको हेल्प करेगा, जो कि आपको इवेंचुअली अपने चीजों को तोड़ के आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है आपको कि इफ यू गेट नेचुरल मोमेंटम देन नेवर ब्रेक इट। इसका मतलब क्या है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि जोश में पढ़ाई शुरू करते हैं और शुरू करके आपको वो अरे अब मैंने तो गजब फोड़ दिया है, और वो तोड़ देते हैं। फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिए, कहीं घूमने चले गए, टीवी सीरीज देखने लगे, बस सो रहे हैं, कुछ भी अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। ये मोमेंटम जैसे तोड़ोगे ना, फिर आप वही जगह पे आ जाओगे जहां पे आपने शुरुआत की थी। तो ये मोमेंटम को नहीं तोड़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करें, मतलब कि सब्जेक्ट्स कि आप किस में तेज हो। आप देखते हो कि नहीं यार मैं इकोनॉमिक्स का सवाल ना हमेशा सही बना देता हूं, तो इसको रिवीजन करो। मैं कितना भी कर रहा हूं, पॉलिटी मुझसे नहीं बन रहा है, इसको बार बार पढ़ो। देखो आप कैसे 2 अलग अलग स्टेप उठा रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है इस बात पे कि आप किस चीज पे स्ट्रांग हो, किस चीज में वीक हो। अब मान लो आप इकोनॉमिक्स अच्छे हो तो अच्छा चीज तो पढ़ना बड़ा मजा आता है, आप उसी को बार बार पढ़ रहे हो तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप उसमें ऐसे भी स्कोर करके आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं छोड़ दो इसको, इसलिए मैंने रिवीजन लिखा है कि इसको भी पढ़ते रहना है, लेकिन इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। जो गलत हो रहा है उस पर बार बार ध्यान देना है, ठीक है। ये गलती क्यों हो रही है, क्योंकि सवाल आएगा और मैं एग्जाम में भी गलती कर दूंगा, तो ये आपको सही तरीके से मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो आपको अपना स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, और किसके थ्रू, टेस्ट पेपर के थ्रू। टेस्ट पेपर आपको आपका जो भी स्ट्रॉन्ग चीज है इसको क्या करो, आप टेस्ट पेपर बनाओ, इसको जो होता है ना मॉड्यूल टेस्ट, वो टेस्ट पेपर बनाओ इसका, क्योंकि ये रिवीजन करवाते रहेगा आपका और आपका लूप होल तोड़ते रहेगा। और जो आपका वीक पॉइंट है, जो आपसे नहीं बन रहा है, इसका बुक पढ़ो, जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करते हो इसका बुक पढ़ो। तो इसका टेस्ट पेपर बनाने मत बैठ जाना, अगर इसका टेस्ट पेपर बनाओगे तो तुम टाइम काट रहे हो और कुछ नहीं, वो बार बार गलती होगा, ठीक है। यह समझ गया कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हमको वही चीज यहाँ पे बताया गया। अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को विश्लेषण करें। आपको अगर ये जानना है कि आप 10 दिन पढ़ लियो, अब आपको ये भी तो पता होना कि क्या मैं आपको सही तरीके से पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। तो आप क्या करना है, आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लो और बनाओ और देखो कि आपका मार्क्स इंप्रूव किया कि नहीं किया। अगर आपने स्टार्ट किया था वो 50 वाले मार्क्स से आप 70 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो ये आपको इंप्रूवमेंट बताएगा कि आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है कि मॉक टेस्ट, आपको वास्तविक परीक्षा के माहौल में अभ्यास करें। ये देखिए, ये बहुत बार बोला जाता है लेकिन स्टूडेंट नहीं करते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है कि आपको बिस्तर पे लेट के ऐसे टेस्ट पेपर को रीड करते रहते हैं। आपको वो खुशी दे देगा कि आपने एक टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिया, लेकिन फायदा नहीं देगा, ठीक है। आप
50 ही क्वेश्चन बना लीजिए 100 क्वेश्चन में, ये बनाना नहीं चाहिए, लेकिन आप 50 ही बनाइए, लेकिन इसको प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के आपको करना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आपको अपने प्रदर्शन को विश्लेषण करने के लिए आपको क्या करना है कि कहां कहां गलतियां हो रही है ये आपको लिखना होगा एक शीट में। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिर से गलती कर दी, ये तो मेरा मेमोरी वाला गलती है, इसको मुझे रिवीजन बहुत करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बार बार मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ, सिली मिस्टेक, मतलब कि मुझे चीज़ों को ठीक से पढ़ना सीखना होगा। अच्छा, मैं बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ, अब किसी चैप्टर से, मान लो आपको गवर्नर वाले चैप्टर से, ठीक है, तो ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, तो या तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है या तो मैं इसको रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने गलतियों को क्लासीफाई करो और गलतियों को क्लासीफाई करके आपको उसको लिखना है कि यहाँ पे क्या करना है, एंड देन मेंस को नहीं छोड़ना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिहार की कि लोग बीपीएससी का मतलब पता क्या समझते हैं, बीपीएससी का मतलब एमसीक्यू, बस एमसीक्यू बना लिए हो गया काम मेरा। आपको अगर खाली आप एमसीक्यू बनाओगे तो दो चीजें होने वाली है, एक तो या तो आप बहुत अच्छा बनाए हो तो प्रीलिम तो क्रॉस कर लोगे, लेकिन फिर अगले प्रीलिम का इंतजार करोगे, यही होना है। आप एमसीक्यू का ही प्रैक्टिस किए हैं, वही तो चलता है अपने बिहार में। आप जाके एक स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि आपको कितने लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे, नहीं पढ़ते हैं। अरे बना बनाया नोट्स मिल जाएगा ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार। आपको कोई ना कोई बच्चा जो टॉप करने वाला वो पढ़ के जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो उसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है कि आपको मिलेगा। तो खाली एमसीक्यू के चक्कर में फंसे रह जाओगे तो कभी भी, मैं अगर आप जो भी सुन रहे होंगे, अभी आपसे मैं बोल दूं कि जरा मुझे आप बताओ तो बिहार के बाढ़ की समस्या क्या है, इससे एक सिंपल क्वेश्चन कोई आ सकता है क्या? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ होगा? आप देखिएगा आपके अंदर जो आंसर आएगा बस क्या आएगा, हाँ बिहार में पानी बहुत होता है, हाँ बिहार में ना बहुत पानी होता है, हाँ हाँ पानी बहुत बिहार में होता है। इससे आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा। आपको ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पता होगा, ना इंस्टीट्यूशंस पता होगा, ना लॉज पता होंगे, ना स्टेप्स पता होंगे, ना ज्योग्राफिकल रीजन पता होगा, ना फ्लड का सही परिभाषा पता होगा। और ये तो मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूं। अगर मैं अभी आपको ये बोल दूं कि बिहार में आपको गवर्नमेंट ने वेस्ट डिस्पोजल के लिए क्या क्या स्टेप्स लाए, तो ये तो आप फ्लैट हो जाइएगा, क्योंकि ना आपको वेस्ट के डेफिनेशन पता है, वो आम बोलचाल वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा, और उसमें स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि आप तो खाली एमसीक्यू बना रहे हो। एमसीक्यू बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, वहां पे बनाते रहो खाली प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, फिर बैलून में कौन सा गैस डाला जाता है, हीलियम डाला जाता है, हाँ बना लिया, मेरा तो प्रीलिम निकल गया। ऐसे नहीं होगा, आपको प्रीलिम से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको मेंस का भी राइटिंग सीखना पड़ेगा। ये तो मैं मेंस की बात कर रहा हूं। अब बिहार में तो एक और नया चिड़िया आ गया है, और ये चिड़िया आपको मेक एंड ब्रेक चिड़िया है, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। ऐसे कि आपको 3 एस्से लिखना है। सोचिए, ये सिर्फ 300 मार्क्स की बात नहीं हो रही है, इसमें आपको 3 अलग अलग टाइप के आपको तरीके हैं। एक आपको मुहावरा वाला एस्से है, एक डेवलपमेंटल एस्से है, एक फिलोसफिकल एस्से है। तो 3 तरीके से आपको समाज को देखने आना चाहिए। ये आता है क्या? हमें नहीं आता है, काहे कि हम लोग सिर्फ एमसीक्यू बना रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हम बीपीएससी निकाल देंगे, और फिर हम हल्ला करते हैं कि नहीं ये आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो होता है, ये होता है, 50 तरह की बात है। हमारा पाथ कभी भी लॉन्ग टर्म को लेके होता नहीं है। हम चाहते हैं हर चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, अच्छे में मिल जाए, तुरंत हो जाए, कॉपी कर ले। ये अप्रोच से हम एसडीएम कैसे बन सकते हैं? हमें जब तक कठिनाई से गुजरना नहीं आएगा, हमें ये नहीं आएगा कि कैसे हम बड़े बड़े आइडियाज़ को छोटे छोटे शब्दों में आपको पिरो के लिख ले, तो हम कैसे मेंस क्वालिफाई करने का सोच सकते हैं? तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि फिर वही प्रीलिम का लूप लगा रहेगा। आप हर साल प्रीलिम निकालिएगा और उसके बाद प्रीलिम ही निकालते रह जाइएगा, ठीक है। तो उत्तर लिखने की अभ्यास करें। मेंस प्रीवियस क्यू, हमेशा मैं बोलता हूं वो प्रीलिम हो या मेंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपका सारा जोर होना चाहिए और कहीं नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ भी नहीं, ठीक है। मान लो जैसे मैं भी आपको बिहार को लेके करंट अफेयर डेली कवर करता हूँ 2:30 बजे। आपको जो बच्चे नहीं जानते हैं आके देख सकते हैं, जो बिहार के इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उसको मैं कवर करता हूं। लेकिन आपको मैं भी अगर क्वेश्चन देता हूं तो मेरे क्वेश्चन को भी सॉल्व मत करो अगर तुम्हें दिक्कत होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाओ। वो आपको बिहार के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक स्पष्टता से आपको एक कैरेक्टर बता देता है, ठीक है। और दूसरा, आपके आंसर में जनरली स्टूडेंट बहुत बोलते हैं कि सर मेरे पास शब्दों की कमी है, मैं ठीक से अभिव्यक्ति अपना नहीं कर पाता हूँ, अदरवाइज मुझे सब कुछ आता है। उन्हें वो चाहिए भी नहीं भाई, आप प्रेमचंद बने या आपको कोई दूसरे राइटर बन जाए, उनको आपको शेक्सपियर के फॉर्म में नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, क्या आप वो आइडिया ठीक से समझते हो
और क्या उस आइडिया को ठीक से प्रेजेंट कर सकते हो। तो बस ये चाहिए, एकदम सिंपल शब्दों में भी अगर आप इन दो बातों को, स्पष्टता और ढांचा, अगर आप प्रेजेंट कर देते हो तो आपका आंसर ए क्लास का है। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखिए। एंड सुधार में फीडबैक बहुत जरूरत है। कभी कभी फीडबैक हमें मिलता है तो हम बड़ा कोंच जाते हैं, तेजे बनता है, अपने तो लिखता नहीं है, हम ही को आ गया बात करने। बोल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फीडबैक ले लो। वो तुमको अगर चुभ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लेकिन उसका फीडबैक ले लो। क्योंकि होता क्या है कि हम फीडबैक लेते नहीं है और वही कमी हमारी रिपीट होते चली जाती है। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि कोई बच्चा, आपका कोई दोस्त या कोई भी आपके अराउंड जबरदस्ती का कंप्लेन कर रहा है, जबरदस्ती का गलती दिखाना चाह रहा है, तो वो तो फालतू है। लेकिन कभी कभी हम जेन्युइन गलतियों को भी सोच लेते हैं कि नहीं नहीं, ही इज जेलस ऑफ मी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपने गलती देख पा रहा है जो आप नहीं देख पा रहे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए एक सिंपल अप्रोच था मेरा यहाँ पे कि आपको बता दूं अगले 3-4-5 महीने में क्या करना है और क्या क्या गलतियां होती हैं हमसे, और हमें लॉन्ग टर्म देखना है। और मैं PRJ लाइव, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इफ़ यू वांट टू जॉइन इट। आपको यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ बिहार के मेंस के हिसाब से। भैया इसको सुन लीजिए फिर से, मेंस, क्योंकि जरा यूट्यूब पे जाकर देखिएगा कि मेंस पे BPSC पे कितना होता है। नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वही MCQ की दुनिया चले जा रही है, क्या पता क्यों। तो आपको इसको बिहार में मेंस में क्या करना है, इसको लेके हम लोग काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी जेन्युइन बच्चे हैं, जो आपको एक्चुअली में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको फायदा मिले। ठीक है, चलिए तब आपको, आई होप ये स्लाइड आपको फायदा लगा होगा, आपको फायदा मिलेगा और आप इसे काम कर पाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हेल्प करने आएंगे और आपको ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि ये पॉइंट बच्चों को समझाना चाहिए, थोड़ा हथौड़ा मारना चाहिए उनके सर पे कि भैया इस पे तुम ध्यान दो। ठीक है, चलो तब मिलते हैं अगले में।